Lesson overview. This lesson explains respiratory disorders in humans. It explains five main types of respiratory disorder, their causes, and the cure and cares to prevent ourselves from these disorders. इस सबक में हम इंसानी निज़ाम तनफ़ुस की कुछ खराबियों का ज़िक्र करेंगे और पांच ख़ास और अहम खराबियों की वजाहत करेंगे, उनकी वजूहात और उनकी अलामतें और उनसे एहतियात और उनसे बचाव के तरीक़ों के बारे में बात की जाएगी। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नेम द मेन 5 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कि वो पांच ख़ास किस्म के निज़ाम तनफ़ुस की जो ख़राबियाँ हैं उनके नाम बता सकें। अंडरस्टैंड द काजेज़ ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, ये ख़राबियाँ इनकी वजूहात को वो समझ सकें। प्रिवेंट देमसेल्व्स एंड द अदर्स फ्राम दीज डिसऑर्डर्स, इन खराबियों से अपने आप को भी और दूसरों को भी बचा सकें। आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड हेल्प द पेशेंट टू ओवरकम दीज डिसऑर्डर्स, वो इन खराबियों की निशानदेही कर सकें और उन्हें पहचान सकें और जो मरीज़ हैं उन्हें इन खराबियों पर काबू पाने में उनकी मदद कर सकें। की वर्ड्स हैं इस लेसन के: लंग्स, फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, निज़ाम तनफ़ुस की खराबियाँ, काज़ीज़, वजूहात, सिम्टम्स, अलामतें। Dear students, we are going to study about the respiratory disorders. आज हम निज़ाम तनफ़ुस की कुछ खराबियों के बारे में पढ़ेंगे। Respiratory system, we are first of all talking about respiratory system. What is respiratory system? We have already studied in the previous lesson. You know, respiration is the most important life process for humans and other living organisms. We cannot live without respiration even for a few minutes. सांस लेने का अमल बहुत ही अहम होता है, ये ज़िंदगी के लिए बहुत लाजमी है। इंसान और कोई भी ज़िंदा चीज़ सांस लिए बगैर चंद मिनटों तक भी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो ये बहुत ही अहमियत वाला निज़ाम है। ज़िंदगी का इन्हिसार इसी निज़ाम तनफ़ुस पर है, सांस लेने के निज़ाम पर ही ज़िंदगी का इन्हिसार है। ये बहुत ज़रूरी है कि निज़ाम तनफ़ुस सही और सेहतमंद तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन हमारे निज़ाम तनफ़ुस में कुछ ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। आज हमने उन ख़राबियों के बारे में बात करनी है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, व्हाट आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? व्हेन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली इट इज़ कॉल्ड अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जब हमारा निज़ाम तनफ़ुस सही तरीके से काम नहीं करता तो हम कहते हैं कि निज़ाम तनफ़ुस में कोई ख़राबी पैदा हो गई है। There are many causes of this disorder. A few of these causes are, इस खराबी की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से चंद एक का हम जिक्र करेंगे। निज़ाम तनफ़ुस, जैसा कि हमने कहा कि बहुत अहमियत का हामिल एक निज़ाम है, ज़िंदगी का दारोमदार इसी निज़ाम तनफ़ुस पर होता है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें ऑक्सीजन मुहैया होती है। जब ये निज़ाम तनफ़ुस सही तरीके से काम नहीं करता तो हम इसे निज़ाम तनफ़ुस की ख़राबी कहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उन सब का अहाता करना तो इस सबक में मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद इंतहाई अहम जो ख़राबियाँ हैं उनका हम ज़िक्र करेंगे और उसकी वजूहात क्या हैं, ये ख़राबियाँ पैदा क्यों होती हैं, उन ख़राबियों की वजूहात क्या हैं। तो काज़ीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्यूशन, then bacteria, then virus and chemical irritants and fungi.
बहुत सारी वजूहात में से एक तो पोल्यूशन है, जो फ़ज़ा में मुख्तलिफ गैर सेहतमंद चीज़ें हवा में और हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, वो हमारे इस निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करती हैं। दूसरी चीज़ जो निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करती है वो है बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस पर हमला करते हैं और हमारे निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करते हैं, उसमें ख़राबियाँ पैदा करते हैं और वो मुनासिब तरीके से काम नहीं कर पाता। तीसरी चीज़ वायरस है। फ़ज़ा में वायरस मौजूद होते हैं और ये वायरस हमारे निज़ाम तनफ़ुस या हमारा जो सांस लेने की जो नाली है जिसके ज़रिए हवा फेफड़ों में जाती है या फेफड़ों से बाहर आती है, उसमें ये वायरस आते हैं, उसको अटैक करते हैं और उस निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करते हैं। चौथी चीज़ केमिकल इरिटेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो निज़ाम तनफ़ुस में इरिटेशन पैदा करते हैं, उसमें ख़राबी पैदा करते हैं। और फिर एक वजह जो है फंगी भी है, जो फंगस होती हैं फ़ज़ा में, वो इस निज़ाम तनफ़ुस में कुछ ख़राबियाँ पैदा करते हैं। अनदर काज इज़ डस्ट। गर्दो ग़बार हवा में होता है, वो भी इस निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करता है, उसको मुनासिब तरीके से काम नहीं करने देता। परफ्यूम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स होते हैं जो यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये मुनासिब होते हैं, लेकिन ये इरिटेशन पैदा करते हैं और निज़ाम तनफ़ुस में ख़राबियाँ पैदा करते हैं। ये परफ्यूम जो हैं वो भी एक वजह है। पोलेंस आर अनदर काज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पोलन फ़ज़ा में होते हैं, ये मुख्तलिफ़ पौधों से, दरख्तों से के फूलों से और उनके पत्तों से, उनके दूसरे बॉडी पार्ट से, ये ख़ास तौर पे फ्लावर जो है उनसे पोलन ग्रैन खारिज होते हैं और फ़ज़ा में मौजूद होते हैं। ये जब हमारे निज़ाम तनफ़ुस में आते हैं तो वहाँ बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनते हैं। फिर कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो फ़ज़ा में मौजूद होते हैं, किसी न किसी तरीके से हमारे निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल होते हैं और उसको ख़राब करते हैं और उसको मुनासिब तरीके से काम नहीं करने देते। दैन रेडिएशंस हैं। फ़ज़ा में, एनवायरनमेंट में रेडिएशन मौजूद होती हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक इन रेडिएशंस से इंटरेक्ट करेंगे और रेडिएशन हमारी फ़ज़ा में, ऐसी फ़ज़ा में हम हों जहाँ पर ये रेडिएशन ज़्यादा मकदार में होंगी, तो ये भी निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करती हैं। फिर इन्फेक्शंस हैं हमारे लंग्स के अंदर और हमारे जो एयर वेज होते हैं उनमें इन्फेक्शन किसी ना किसी वजह से हो जाती है। उसकी वजूहात वायरस भी हो सकती है, उसकी वजह बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसकी वजह रेडिएशन भी हो सकती है। तो जब इन्फेक्शन हो जाती है निज़ाम तनफ़ुस में तो उससे भी ये निज़ाम तनफ़ुस मुनासिब तरीके से काम नहीं करता। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी किस्म के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस है, देन एम्फेसीमा है, देन निमोनिया और अस्थमा, लंग्स कैंसर। There are so many respiratory disorders, but these are the 5 most common respiratory disorders. We shall talk every one of it in the next part of this lesson. यूँ तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस के निज़ाम के की ख़राबी, बहुत सी ख़राबियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से ये 5 हैं जो बहुत अहमियत की हामिल हैं और ये कॉमन होती हैं, आम तौर पर होती हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी और bronchioles. Excessive mucus is produced in this disorder. This excessive mucus produces swelling in the
tubular walls, the tubes become narrow. ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो ब्रोंकाई हैं वो उनके अंदर सूजन पैदा हो जाती है, उनमें म्यूकस जो है वो एक्सेसिव मिकदार में पैदा होता है, और ये म्यूकस हमारी जो नालियां हैं ब्रोंकाइटिस, जो हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो फेफड़ों की आखिरी नालियां होती हैं, इनमें ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाता है, पैदा होने लगता है, और इससे सांस की ये वाली नालियां जो हैं वो तंग हो जाती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नाली है आप देखते हैं तो ये सूजन की वजह से तंग हो जाती है। तो जब ये तंग होती है तो प्रॉपरली गैसेस जो हैं वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, और ना ही गैसों से फेफड़ों से बाहर जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मसाइल पैदा होते हैं और हमारा निज़ाम तनफ़ुस प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से काम नहीं कर पाता। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, किस्में जो है ब्रोंकाइटिस की कौन सी होती हैं? मोस्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 एक्यूट ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक वो होता है जो एक्यूट होता है, फौरी तौर पे होता है, और दूसरा जो है वो क्रॉनिक होता है, वो बहुत देर तक रहता है और काफ़ी अरसे तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस की हम बात करते हैं। सबसे पहले इट इज़ टेम्परेरी, इट commonly lasts in 2 weeks. It causes no permanent damage to bronchi or bronchioles. Acute bronchitis जो होता है वो आर्जी होता है, ये तकरीबन 2 हफ्तों में या 14 दिनों में ख़त्म हो जाता है। कोई ख़ास मुस्तकिल नुकसान हमारी ब्रोंकाई को नहीं पहुंचाता, ये वक्ती होता है, आर्जी होता है और ख़त्म हो जाता है। सेकंड है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इट इज़ लॉन्ग एंड मोर डेंजरस एंड काजेज मैनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। इट्स ड्यूरेशन इज़ 3 months to 2 years। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो लंबे अरसे तक होता है, ख़तरनाक होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी खराबियां भी पैदा हो जाती हैं, और ये बाज़ औक़ात जो है 3 महीने तक भी रहता है, और बाज़ औक़ात ये 2 साल तक भी ये मसला जो है बरकरार रह सकता है, और ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इससे हमें बहरहाल बचना चाहिए। और इसकी वजूहात क्या हैं? काजेज़ ऑफ ब्रोंकाइटिस जो है वो, उसकी भी मेन वजूहात वही हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया है। द मेन काजेज़ आर वायरस जब हमारे निज़ाम तनफ़ुस में चले जाते हैं तो इससे ब्रोंकाइटिस होता है, सूज जाती है ब्रोंकाई। नंबर 2 मेन जो काज है वो है बैक्टीरिया, हवा के अंदर मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया जब हमारे निज़ाम तनफ़ुस में चले जाते हैं तो उससे ये ख़राबी पैदा होती है। तीसरा जो काज है वो है एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे निज़ाम तनफ़ुस में इरिटेशन पैदा करती हैं, ख़राश पैदा करती हैं, तकलीफ़ का बायस बनती हैं, जैसे कि तम्बाकू नोशी है, तम्बाकू का धुआं है, ये भी ब्रोंकाइटिस की बड़ी वजह है। सिम्टम्स क्या हैं ब्रोंकाइटिस के, क्या क्या अलामतें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम कफ, खांसी होती है। ऐसा मरीज जिसे ब्रोंकाइटिस होती है उसे खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी उसे रहती है। दूसरी जो सिम्टम है, जो अलामत है, वो है फीवर, बुखार होता है। ऐसा आदमी जिसे ब्रोंकाइटिस होती है उसे अक्सर बुखार रहता है। थर्ड सिम्टम इज चिल, सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी तारी हो जाती है। और एक जो है इसकी अलामत है शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो उसमें शार्टनेस पैदा हो जाती है, घुटन पैदा होती है, सांस पूरी तरह नहीं आती,
रुकती है। केयर ऑफ ब्रोंकाइटिस, क्या हम एहतियात कर सकते हैं, इसका इलाज क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड डस्ट, पोलन, पोल्यूशन, स्मोक एंड स्मोकिंग। हमें ऐसे माहौल से, ऐसी फ़ज़ा से अपने आप को बचाना है जहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है, जहाँ पोलन होते हैं, पोल्यूशन होती है किसी भी किस्म की, धुआं अगर है, या ख़ास तौर पे सिगरेट जो है, सिगरेट नोशी जो है, उससे हमें बचना है। अब सिगरेट नोशी दो तरह की होती है। एक तो वो होती है कि जो ख़ुद लोग सिगरेट पीते हैं, एक वो है कि जो ख़ुद तो सिगरेट नहीं पीते लेकिन उस फ़ज़ा में हैं जहाँ सिगरेट पिया जाता है, सिगरेट का धुआं फ़ज़ा में मौजूद है, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये भी बहुत ख़तरनाक होती है। सिगरेट पीने वाला बंदा तो फिर भी कोई फ़िल्टर वगैरह लगा होता है और उसके जिस्म के अंदर जो धुआं जा रहा होता है वो भी ख़तरनाक है, लेकिन जो आदमी उस फ़ज़ा में मौजूद है जहाँ पर सिगरेट का धुआं है, जहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो उस धुएँ को हवा से डायरेक्ट अपने जिस्म में ले रहा होता है, उसके निज़ाम तनफ़ुस में ये धुआं जा रहा होता है और ये धुआं जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है। और ये बाज़ात स्मोकर से ज़्यादा जो नॉन स्मोकर हैं उन्हें नुकसान होता है इससे। तो हमें सिर्फ ये नहीं है कि ख़ुद स्मोकिंग से बचना है, बल्कि दूसरों को भी इससे रोकना है और ऐसी फ़ज़ा से दूर रहना है जहाँ पर स्मोकिंग हो रही हो। हम सिगरेट ना पीने के बावजूद भी हमारे ऊपर सिगरेट के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। हालांकि हमने कभी सिगरेट नहीं पी होती, लेकिन इसके बावजूद हमें ये प्रॉब्लम होते हैं। वजह यह है कि हम एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी फ़ज़ा में रहते हैं जहाँ पर स्मोकिंग हो रही होती है। जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, कार में, बस में, किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं और वहाँ लोग सिगरेट पी रहे हैं, आप नहीं पी रहे लेकिन आपके ऊपर उसका असर होगा। घर के अंदर बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो सिगरेट नहीं पीती, लेकिन घर में कोई फ़र्द सिगरेट पीता है तो सिगरेट का असर उन बच्चों पे भी, उन ख़वातीन पे भी होगा, घर के अंदर रहने वाले दूसरे लोगों पर भी होगा। दफ्तर में लोग मौजूद हैं जो खुद सिगरेट नहीं पीते, बेशुमार ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर सिगरेट के असरात होते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं या एक ऐसे माहौल में मौजूद होते हैं जहाँ स्मोकिंग का धुआं मौजूद है। तो हमें ना सिर्फ ख़ुद स्मोकिंग से बचना है, बल्कि उस माहौल से, उस फ़ज़ा से, उस इन्वायरमेंट से भी बचना है जहाँ स्मोकिंग का या सिगरेट का धुआं मौजूद हो। दूसरा तरीका जो है इसका एहतियाती है कि टेक रेस्ट, हमें आराम करना चाहिए। ऐसा मरीज़ जिसे ब्रोंकाइटिस हो उसे आराम की ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई ख़ास मेडिसन नहीं होती, हमें आराम करना चाहिए। यूज़ मास्क, हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा असर दूसरों पे ना हो और दूसरों की जो वायरस या बैक्टीरिया हैं या ब्रोंकाइटिस की जो वजूहात हैं वो हम तक ना पहुंच जाएं। ड्रिंक क्लियर ड्रिंक्स सच एज वाटर, डाइल्यूटेड जूसेस एट्सेट्रा। हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जिन्हें क्लियर ड्रिंक्स कहते हैं। इसमें पानी है ख़ास तौर पे हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, और जूसेस जो हैं डाइल्यूटेड जूसेस, यानी वो घने ना हो, उनमें अंदर पानी मिला हुआ हो, तो वो जूसेस इस्तेमाल करने चाहिए। कहवा वगैरह जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्रीथ इन स्टीम, भाप लेनी चाहिए। स्टीम जो है उसकी हमें भाप की के अंदर जो है वो सांस लेना चाहिए, स्टीमर इस्तेमाल करना चाहिए। और यूज़ ह्यूमिडिफायर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो ह्यूमिडिटी पैदा करते हैं, यानी ऐसी हवा हमें देते हैं जिसके अंदर जो ह्यूमिड होती है, जिसमें वेपर्स होते हैं, तो हमें वो ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करना चाहिए। गार्गल विद साल्ट वाटर, नमकीन पानी के गरारे करने चाहिए। और यूज़ हनी, शहद जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए मुनासिब मिकदार में। और डॉक्टर से हमें मशवरा करना चाहिए। ये चंद चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम इससे महफूज रह सकते हैं। हमें अपने हाथ बाकायदगी से धोने चाहिए और नाक जो है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम किसी से मिलें या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर इस तरह के मरीज़ों का हर जगह पे मौजूद होते हैं,
तो हमें हाथ जो है वो धोने चाहिए और हाथ अपने साफ़ रखने चाहिए, क्योंकि वो हाथ हम लगाते हैं नाक को और नाक से ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो इरिटेंट्स होते हैं या ये ब्रोंकाइटिस पैदा करने वाले जितने काजिज़ हैं, जो चीज़ें हैं वो हाथों के ज़रिए हमारे नाक तक और नाक और मुंह के ज़रिए फिर निज़ाम तनफ़ुस में चले जाते हैं और वहाँ से ये मसाइल पैदा करते हैं। तो हमें अपने हाथों को ख़ास तौर पे साफ़ रखना चाहिए, और जब भी हम घर में आएँ या ऑफिस में तो हमें अपने हाथ लाजमन धोने चाहिए। द सेकंड disorder is emphysema. Emphysema is a disturbance of the walls of alveoli. alveoli की जो walls होती हैं उसमें प्रॉब्लम पैदा होता है। It increases the size of alveoli 6, but the surface area for gaseous exchange lessens. इस बीमारी के दौरान जो alveoli हैं उनकी दीवारें टूट जाती हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो जाती है। तो इससे ये alveoli जब ज़्यादा तादाद में होते हैं तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब ये इनकी अंदरूनी दीवारें टूट जाती हैं और इनका ये alveoli का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, तो सरफेस एरिया लंग्स का जो गैसेस एक्सचेंज के लिए दरकार होता है वो कम हो जाता है। द लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, जो फेफड़े के जो टिश्यूज़ हैं वो टूट जाते हैं। एंड द लंग्स लूज दियर एलास्टिसिटी, और इससे जो लंग्स के अंदर जो लचक होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। ज़ाहिर है कि फेफड़ों को फैलना और सिकुड़ना होता है, लचक बहुत ज़रूरी होती है, तो इससे ये लचक उनकी ख़त्म हो जाती है, सख्ती उनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से फेफड़े क्या करते हैं कि वो गैस को पूरी तरह, हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह बाहर खारिज नहीं कर सकते। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इनहेलेशन, सो द लंग्स कैन नॉट एक्सपेल गैसेस फुल्ली, रिजल्टेंटली सम गैस इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, दिस गैस काजेस ट्रबल एंड फटीग। चूँकि फेफड़े सख्त हो जाते हैं, उनकी हार्ड हो जाती हैं वाल्स, और alveoli जो है वो उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, उनकी दरमियानी दीवारें, टिश्यूज़ जो हैं वो टूट जाते हैं। तो जब सांस अंदर खींचते हैं और फेफड़े फैलते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकते, पूरी तरह वापस नहीं आते, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैसें उसके अंदर, फेफड़ों के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और फेफड़ों से पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज नहीं हो पाती। इसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और हमारा निज़ाम तनफ़ुस मुनासिब तरीके से काम नहीं कर पाता। ये नॉर्मल देखें आप तो alveoli जो हैं वो तादाद में ये काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल, लेकिन जब ये दरमियानी दीवार टूट जाती हैं तो अब ये alveoli तादाद में कम हो गई हैं, दरमियान वाली दीवारें टूट गई हैं। उनका साइज़ ओवरऑल, जब alveoli छोटी होती हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जब alveoli टूट के वो बहुत सारी alveoli की एक alveoli बन जाती है तो उसका सरफेस एरिया भी कम हो जाता है, फेफड़ों के अंदर सख्ती आ जाती है और वो पूरी तरह वापस अपनी असल हालत में नहीं जा सकते, फेफड़े फैले रहते हैं और इस तरह गैस उनसे पूरी तरह बाहर जो है वो खारिज नहीं की जा सकती। तो इससे मसाइल पैदा होते हैं, यानी फेफड़े पूरी तरह सिकुड़ते और फैलते नहीं हैं इस बीमारी की वजह से। वजूहात क्या हैं इसकी? एक्सपोजर टू एयरबॉर्न इरिटेंट्स, हवा के अंदर जो इरिटेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो मसाइल पैदा करने वाले, खराश पैदा करने वाले ऐसे चीज़ें होती हैं, उनके अंदर अगर ज़्यादा देर तक ऐसे माहौल में हम रहेंगे तो उससे ये बीमारी पैदा होगी। टोबैको स्मोक भी एक वजह है इसकी। सिगरेट नोशी, ख़ुद भी और सिगरेट नोश माहौल में रहने की वजह से भी ये बीमारी पैदा होती है। ख़ुद सिगरेट पीने वालों को भी हो सकती है और उस माहौल में जो लोग रहते हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है, चाहे वो नॉन स्मोकर हों
एयर पोल्यूशन उसकी एक बड़ी वजह होती है। हवा के अंदर जो पोल्यूशन होती है धुएं की वजह से, मिट्टी की वजह से, गाड़ियों का धुआं है, कोई फैक्ट्री का धुआं है, कोई और रेडिएशन है, उसकी वजह से भी ये मुमकिन है। केमिकल फ्यूम्स ऐसे माहौल में हैं जहाँ के केमिकल्स के मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूम्स हैं, कोई गैसेस हैं, कोई मुख्तलिफ़ केमिकल्स के का धुआं है। इस तरह के फ़ज़ा में रहने से भी ये बीमारी होती है। और डस्ट पार्टिकल्स जो फ़ज़ा के अंदर मौजूद होते हैं वो भी इसकी वजह बनते हैं। तो नॉर्मल से वो जो एल्वलाई है वो दीवारें टूटने की वजह से एल्वलाई कम हो जाती हैं, साइज़ उनका बड़ा हो जाता है, लेकिन सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज के लिए कम हो जाता है। तो ये एक ख़तरनाक बीमारी है। सांस लेने का निज़ाम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और इससे दीगर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसके? शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस लेना है उसमें घुटन पैदा होती है, पूरी तरह सांस नहीं लिया जा सकता। फटीक, तकलीफ़ होती है, इंसान जो है उसके अंदर थकावट होती है, थका थका सा रहता है वो। और रेकरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेशन जो होती है उसकी इन्फेक्शन बार बार होती है, यानी एक दफ़ा हो गई फिर ठीक हो गया, फिर उसके बाद हो गई, फिर दोबारा ठीक हो गया, फिर हो गई। तो इस लिहाज से ये यानी बार बार ये इन्फेक्शन होती है। और वेटलेसनेस, वज़न जो है ना मरीज़ का कम हो जाता है, वो अपना वेट जो है लूज़ करता है, भूख जो है वो कम लगती है। और फिर इससे हार्ट प्रॉब्लम भी होते हैं, दिल का भी इससे आर्जा हो जाता है। इसका एक असर ये भी दिल के भी ऊपर होता है, क्योंकि दिल को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसके नतीजे में दिल के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो इससे हमें हर मुमकिन बचना चाहिए। एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। क्या एहतियाती तदाबीर हैं? क्विट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्मोकिंग, ऐसे माहौल में जहाँ डायरेक्ट स्मोकिंग भी नहीं करनी और उस माहौल में भी नहीं रहना जिसकी हमने बात की है पैसिव या इनडायरेक्ट स्मोकिंग के। आप स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन उस फ़ज़ा के अंदर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो वो जो धुआं है वो हमारे निज़ाम तनफ़ुस में चला जाएगा, जिससे ये बीमारी पैदा हो जाएगी। अवॉइड पोल्यूटेड प्लेसेस, ऐसी जगहों पे जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो उससे हमें बचना है। और डू एक्सरसाइज रेगुलरली, बाकायदगी से एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि फेफड़ों के अंदर अगर कोई इस तरह के ऐसे फॉरेन एलिमेंट्स चले गए हैं जो इस बीमारी का बायस बन सकते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं और सांस लेते हैं लंबे लंबे तो ये जिस्म से खारिज हो जाते हैं और इससे हमें इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। कंज्यूम हेल्दी डाइट, खुराक हमें अच्छी लेनी चाहिए, यानी ऐसी खुराक नहीं जो पेट सिर्फ भरे बल्कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट होने चाहिए। और ऐसी खुराक खानी चाहिए कि जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, उसमें विटामिन्स भी हों, उसमें कैल्शियम भी हो, उसमें फ़ैट्स भी किसी हद तक मकदार में मौजूद हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। यानी ऐसी खुराक जो बैलेंस्ड हो और हेल्दी हो वो हमें यूज़ करनी चाहिए। और अनहेल्दी और फास्ट फूड हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह ड्रिंक्स वगैरह जो हम पीते हैं, ठंडा पानी जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। और डॉक्टर से हमें मशवरा करना चाहिए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि जब मरीज़ को पता चलता है तो उससे 70 to 80% लंग्स जो हैं वो तबाह हो चुके होते हैं। तो ये बहुत देर हो जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम इनमें से कोई भी हो तो हमें डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म इस बीमारी से बच सकें। नेक्स्ट डिजीज़ है नमोनिया। नमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इफ़ बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड इट इज़ कॉल्ड डबल नमोनिया, अगर एक फेफड़े में है तो ये नमोनिया है, और अगर दोनों फेफड़ों में ये मसाइल हैं तो इसका मतलब है ये इट इज़ डबल नमोनिया। तो इसके अंदर भी अलवलाई में प्रॉब्लम पैदा होता है और वो नॉर्मल नहीं रहते, उनके अंदर पस
जमा हो जाती है और म्यूकस ज़्यादा मकदार में जमा हो जाता है। वजूहात क्या है नमूनिया की? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ये ख़ास किस्म का बैक्टीरियम है जो ये नमूनिया पैदा करता है। दूसरी वजह इसकी इन्फ्लुएंज़ा वायरस हैं, एक वायरस जो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस जिसे कहते हैं, वो भी इसकी एक वजह होती है। और फंगल इन्फेक्शन भी है, फंगस जो है वो हमारे निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल हो जाते हैं जिससे इन्फेक्शन होती है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? कोल्ड एंड शिवरिंग, सर्दी लगती है और बहुत ज़्यादा जो है वो शिवरिंग होती है। हाई फीवर, बुखार होता है और तेज़ बुखार होता है। शार्ट ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में वो घुटन महसूस होती है, पूरी तरह सांस नहीं आता, पूरी ऑक्सीजन जिस्म को नहीं मिलती। और कलर ऑफ स्किन चेंजेस टू डस्की और पर्पलिश, जो स्किन का कलर है वो भी डस्की हो जाता है और या पर्पलिश हो जाता है, पर्पल हो जाता है, तो जल्द का रंग जो है वो भी तब्दील हो जाता है। नमूनिया की केयर क्या है, हम क्या उससे कैसे, तो उसके लिए वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट नमूनिया काज्ड बाई एस नमूनिया, ये ख़ास किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है। वो वैक्सीन जो है इस्तेमाल करने से, बर वक्त इस्तेमाल करने से, डॉक्टर के मशवरे से ये इस्तेमाल करने से इस बीमारी से किसी हद तक बचा जा सकता है। यूजिंग एंटीबायोटिक अंडर द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से भी इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। फोर्थ डिसऑर्डर दैट इज़ अस्थमा, ये बीमारी आम बीमारी है। अस्थमा इज़ ए फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज। अस्थमा जिसे दमा भी कहते हैं, ये एलर्जी की वजह से होता है। ख़ास किस्म की एलर्जी के पैदा करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करते हैं। इससे हमारी जो ब्रोंकाई है उनमें सूजन पैदा हो जाती है। म्यूकस ख़ास किस्म की रतूबत होती है, बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है जिससे एयरवेज तंग हो जाते हैं। ये जो रास्ते हैं जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है वो तंग हो जाते हैं। इन अस्थमा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइटिस बिकम सेंसिटिव, ये ब्रोंकाइस और ब्रोंकाइटिस जो हैं वो ये जो सारी ब्रोंकाई जो हैं वो क्या हो जाते हैं और ब्रोंक्यूल्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत हसास हो जाते हैं। और ज़रा से भी कोई एलर्जी पैदा करने वाले कोई भी, चाहे वो पार्टिकल्स हों, केमिकल्स हों, डस्ट हो या स्मोक या परफ्यूम या पोलन हो, जब हमारे निज़ाम तनफ़ुस में जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा हमारा निज़ाम तनफ़ुस रिएक्ट करता है। इससे क्या होता है? व्हेन एनी ऑफ द एलर्जेंस एंटर द एयरवेज देयर इज़ एन इमीडिएट एंड एक्सेसिव रेस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन एंड द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। जब ये एलर्जेंस जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, एलर्जी पैदा करने वाले जिस्म निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल होते हैं, तो उससे हमारे एयरवेज जो हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, फ़ौरन उनकी तरफ से रिएक्शन होता है और सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है उस मरीज़ के लिए। सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामतें क्या हैं? शार्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्सर्शन और एट नाइट, घुटन महसूस होती है, रात को भी होती है और जब कोई काम किया जाता है, कोई एक्सर्शन की जाए तो उससे सांस लेने में रुकावट पैदा होती है, घुटन पैदा होती है। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब सांस बाहर निकालते हैं तो उससे एक सीटी की आवाज़ आती है, ये इसकी एक अलामत है। कफ है, खांसी और चेस्ट टाइटनेस, सीने की जो सख्ती है, सीना जो है वो उसमें घुटन होती है, तो ये इसकी बड़ी बड़ी अलामतें हैं। अस्थमा की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने देखा है कि ये एलर्जी की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और एयरवेज जो हैं वो नैरो हो जाते हैं। और
ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जेंस जब जिस्म में दाखिल होते हैं, जैसे धुआं भी हो सकता है, सिगरेट का धुआं हो सकता है, दूसरा धुआं हो सकता है, परफ्यूम्स और पोलन्स वगैरह हमारे निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, रिएक्ट करता है और सांस लेने में मुश्किलात पैदा होती हैं। वजूहात इसकी क्या, केयर कैसे है और इसका इलाज क्या है। नो यूर एलर्जेंस एंड अवॉइड द एलर्जेंस। हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी जो निज़ाम तनफ़ुस के लिए ख़ास किस्म के एलर्जेंस क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं। बाज़ लोग डस्ट से उनको एलर्जी होती है, बाज़ लोग पोलन से बहुत ज़्यादा उनको एलर्जी होती है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं मेरे लिए ठीक नहीं हैं। यूज़ मास्क, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। कीप द नोज़ क्लीन, नाक जो है वो उसको साफ़ रखना चाहिए। और सबसे द बेस्ट वे इज़ टू प्रे 5 टाइम्स। अगर हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो इससे हमारा नाक जो है वो साफ़ रहता है और हम इस और दीगर बीमारियों से महफूज रहते हैं। यूजिंग केमिकल्स विद एबिलिटी टू डिलीट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को डिल्यूट करने, उसके डिलीट करने के लिए उनसे इन केमिकल्स को और इन एलर्जेंस को साफ़ करने के लिए केमिकल्स या ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इन्हेलर जो है उसका यूज़ करना चाहिए ताकि सांस में जब रुकावट हो तो इन्हेलर हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें ये डॉक्टर से के मशवरे से हमें करना चाहिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट डेंजरस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज़ लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो है वो एक ऐसी खराबी है फेफड़ों के अंदर जिसमें क्या होता है, lungs cancer is a disease of uncontrolled cell divisions in the tissues of the lungs. In this disease, the cells continue to divide without any control and form tumors. Lungs cancer, फेफड़ों का कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें फेफड़ों के सेल तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। अनकंट्रोलेबल ये तकसीम होती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ये सेल बढ़ते चले जाते हैं जिससे फेफड़ों के अंदर ट्यूमर्स या रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं। ये ट्यूमर फेफड़ों को पूरी तरह काम नहीं करने देती जिसकी वजह से हमारा निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह मुतासर होता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, ख़राबियाँ पैदा होती हैं। सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामतें क्या हैं। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस जो है वो जो सांस लेने का जो अमल होता है वो उसमें कमी वाक़ई हो जाती है, घुटन पैदा होती है, पूरी तरह सांस नहीं लिया जाता। कफ, खांसी होती है, इंसान जो है वो खांसता है। और कफिंग का ब्लड के ये जो कफिंग होती है उसमें खून भी आता है। वेट लॉस, वज़न कम हो जाता है। और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगती। और चेस्ट पेन और सीने में दर्द होता है। तो ये एक ख़तरनाक बीमारी है। इससे अगर हो जाए तो इससे बचना जो है वो मुमकिन नहीं होता। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। काजेज़ ऑफ लंग कैंसर, कार्सिनोजेंस मोर देन 50 इन सिगरेट। ये कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। और जो सिगरेट है और सिगरेट के धुएं में 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी ख़तरनाक, स्मोकिंग जो है वो कितना ख़तरनाक अमल है। और इसमें ये जो न सिर्फ स्मोकर बल्कि जो नॉन स्मोकर होते हैं, जिन्हें पैसिव स्मोकर कहते हैं, उनकी को भी ये लंग्स कैंसर हो सकता है इसकी वजह से। टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू चाहे वो सिगरेट से हो, चाहे वो शीशे से हो, चाहे वो हुक्के से हो, ये इस बीमारी का बायस बनता है। पैसिव स्मोकिंग यानी स्मोकर खुद तो एक बंदा खुद स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन एक माहौल में है जिसमें स्मोकिंग हो रही है, जिसमें धुआं सिगरेट का मौजूद है, तंबाकू का मौजूद है। तो ये नॉन स्मोकर के लिए जो है वो
भी ये बहुत ख़तरनाक है। इट इज़ मोर डेंजरस फॉर नॉन स्मोकर्स। ये जो पैसिव स्मोकिंग होती है ये नॉन स्मोकर के लिए होती है। वो खुद स्मोकिंग तो नहीं कर रहे होते, लेकिन किसी ऐसे ऑफिस में, किसी ऐसे घर में, किसी ऐसी गाड़ी में वो मौजूद हैं जहाँ स्मोकिंग हो रही है, तो उस धुआं का असर भी उन पे होता है और उनको ये लंग कैंसर हो सकते हैं। एहतियात क्या है, इसकी इलाज क्या है? देयर इज़ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर का कोई ख़ास मौसर इलाज जो है वो मौजूद ही नहीं है, अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्स ऑनली बाई टेकिंग केयर ऑफ़ इट। हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं, और वो एहतियात यही है कि हम ऐसे माहौल से जहाँ स्मोकिंग हो, जहाँ इस तरह के केमिकल्स हों या पोल्यूशन हो या इस तरह के ख़तरनाक किस्म की फ़ज़ा के अंदर एलर्जेंस हों और मुख्तलिफ़ केमिकल्स हों, तो उनसे हमें बहरहाल बचना है। बच्चों को बचाना है, नौजवानों को बचाना है। अवॉइड एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग। ख़ुद भी स्मोकिंग ना करें और पैसिव स्मोकिंग भी ना करें। ऐसे माहौल में, ऐसे फ़ज़ा में न रहें जहाँ पर सिगरेट नोशी हो रही हो। कंसल्ट द डॉक्टर। हमें इनमें से कोई भी अलामत, जो हमने सिम्टम्स की बात की, अगर हो तो हमें वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर के साथ हमें मशवरा करना चाहिए और रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर इस बीमारी का कहीं से कोई खदशा हो तो वो शुरू में ही उसको पकड़ लिया जाए और उसको इलाज कर लिया जाए। तो आज हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है कि हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है उसमें कौन कौन सी ख़राबियाँ होती हैं। इन ख़राबियों की हमने बात की है। हमने उनकी जो 5 किस्म की ख़ास तौर पे बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उन पे हमने बात की है। उनकी काज़िज़ वजूहात क्या हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है, एहतियात क्या है, इलाज क्या है, उसके बारे में हमने तफसील से बात की है। और हमने ख़ास तौर पे ये बात की है कि ये डिसऑर्डर जो हैं वो हमारे निज़ाम तनफ़ुस को ख़राब करते हैं, और निज़ाम तनफ़ुस हमारा एक ऐसा निज़ाम है जिस पर ज़िंदगी का इन्हिसार होता है। हम चंद मिनटों तक भी निज़ाम तनफ़ुस के बगैर, यानी सांस लिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारा निज़ाम तनफ़ुस जो है वो सेहतमंद हो, हेल्दी हो और उसमें किसी भी किस्म का डिसऑर्डर ना हो। और ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर बीमारियां जो फैलती हैं उसमें स्मोकिंग है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। नॉन स्मोकर के अंदर भी ये बीमारियां होती हैं। पोलन ख़ास तौर पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पोलन ग्रैंड्स बाहर के मौसम में या ख़ास मौसम में, बरसात के मौसम में या इन मौसमों में, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम पैदा नहीं करते, लेकिन बेशुमार लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो हमें ऐसे माहौल से अपने आप को बचाना है जहाँ इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस या पोलन या दूसरे ऐसी चीज़ें हों जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस में ख़राबियाँ पैदा कर सकते हों। ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल, और इसका मकसद सिर्फ तालीम को बेहतर करना है, बच्चों को और स्टूडेंट्स को समझाना है और ख़ुद भी समझना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दूसरों तक शेयर भी कीजिए और इससे पूरा फ़ायदा भी उठाइए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।